अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। कोरोना वायरस के खतरात और शदीद बर्फबारी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में हंगामा खेज इंतखाबात के लिए वोटिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया और अब गिनती का अमल शुरू हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। कानून के मुताबिक शाम 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद वोट डाल सकेंगे। 7 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 1.25 लाख से जायद अफराद पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे। बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस गांचे में कानून साज असम्बली के हल्का GBA 24 वादी सिलतरो सियाचन के पोलिंग स्टेशन पर अमला ना पहुंच सका, जिसके बाइस वोटिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ। गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 23 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग स्टेशंस की मजमूई तादाद 1260 है, जिसमें से मर्द खवातीन वोटर्स के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 362 है। 297 पोलिंग स्टेशंस को हसास और 280 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। मर्दों के साथ खवातीन वोटर्स भी इंतहाई पुरजोश हैं और उनका कहना है कि अपने हुकूक का हुसूल वोटरों के जरिए ही मुमकिन है। शदीद सर्द मौसम में 98 साल बुजुर्ग शहरी शाबान अली ने नगर में अपना वोट कास्ट किया, जबकि उमर रसीदा खातून व्हील चेयर पर प्रोटोकॉल के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंची। इसके अलावा माजूर शहरी भी वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ धोखाधड़ी, सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ मुकदमे में जाली दस्तावेजात बनाने की दफात भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने एक कनाल एक मरला के घर पर गैर कानूनी कब्जा किया। अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग के कारकुनों ने एंटी करप्शन दफ्तर के सामने एहतजाज भी किया। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, कारकुनों के जज्बे पस्त नहीं कर सकती। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहती हैं, अब्दुल गफ्फार डोगर का जुर्म यह है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए का अलम बुलंद किए हुए हैं। हुकूमत को इतना खौफ है कि हर जलसे से पहले रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। एंटी करप्शन पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर को मुल्तान से करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर हिरासत में लिया है। चीनी बहरान केस में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में FIA ने जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली हैं। FIR में हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम भी शामिल किया गया। FIR की जानिब से जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और चीनी बहरान केस में मुकदमा दर्ज। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की फैमिलीज के खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज। FIR में अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दिफात लगाई गई हैं। FIA का मौक़िफ़। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मशकें 2 रोज़ा 5 जारी हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मशकों में शरीक रूसी दस्ते की तवज्जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस और महारतों में मरकूज है। रशियन फेडरेशन के खुसूसी फोर्स के दस्ते यरगमालियों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन में शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान में रूसी सफीर ने भी तकरीब में शिरकत की। मुश्तरका फौजी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो और माशी खुशहाली में रुकावट डाली जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, भारत अपनी सरजमी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। भारत CPEC को सबूताज करना चाहता है, लेकिन हमने भारत के अज़ाइम को समझना भी है और इन्हें नाकाम भी बनाना है। एक मुल्क दहशत गर्दी को हवा देता है, स्टेट खुद एक्ट कर रही है। दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं। दुनिया को हिंदुस्तान के इस प्लान का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन पर तनकीद के
निश्तर बरसा दिए। कहते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ा उनसर मौजूद है जो अपनी क़यादत के बयानिए से मुत्तफिक नहीं है। वो अपनी सियासी मजबूरियों के सबब इजहार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से वो मुतमईन नहीं है और वो समझते हैं कि हम एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कौमी इदारों पर हमला पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और कौमी इदारों से आइन से मुबरा तवक्को रखना आइन की खिलाफ वर्जी है। जिन जमहूरी कदरों की आप बात कर रहे हैं ये तो उसकी नफी है। ये जो बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है इससे ये जाहिर होता है कि अभी भी इनकी सफ़ों में यकसोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन कोरोना वायरस के बाइस अस्पताल में दाखिल हो गए। मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन और उनकी अहलिया तूबा आमिर का चंद रोज कबल कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आया था। आमिर लियाकत हुसैन ने अपने ट्विटर अकाउंट से अस्पताल की चंद तस्वीर शेयर की हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने तस्वीर शेयर करने के साथ साथ अपने चाहने वालों से कहा कि हाथ जोड़कर दुआओं की गुजारिश है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर और नामवर फिल्म साज इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक मारूफ डायरेक्टर और फिल्म साज इकबाल काश्मीरी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और गुज़िश्ता एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इकबाल काश्मीरी के घर वालों के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी हालत तशवीशनाक बताई थी। मारूफ हिदायतकार इकबाल काश्मीरी की हिदायतकारी में बनने वाली मकबूल फिल्मों में ब्लैक वारंट, रंगीले जासूस और सस्ता खून महंगा पानी शामिल हैं। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं बुलेटिन की जानिब। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार किया है कि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात का खतरा है। मजीद इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दों को तरबियत और असला फराहम कर रहा है और कलअदम तंजीमों का कंसोर्शियम बना रहा है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के पीछे भारत है। अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खाने और कौंसिल खाने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़ बन चुके हैं। भारतीय सफारत खाने में तैनाती भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है और 4 बार दहशतगर्दों से मुलाकातें भी की हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि नवंबर दिसंबर कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात का खतरा है। भारतीय खुफिया एजेंसी दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया है और कलअदम तंजीमों में अरबों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2 कंपनियों के जरिए मीटिंग की और अजमल पहाड़ी ने भारत में ट्रेनिंग लेने का एतराफ किया था। DGISPR का कहना है कि रॉ की तरफ से TTP के मावनत के सबूत भी मौजूद हैं, जिसने कबायली इलाकों में बदअमनी के लिए IEDs और असला तकसीम किया। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 86 और भारत में एक मरकज कायम है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए। गवादर पर हमले के लिए भारत ने $0.5 मिलियन फंडिंग की। दहशतगर्द असलम अस्पताल में जेरे इलाज रहा। भारतीय खुफिया एजेंसी अपने फ्रंटमैन को दीगर ममालिक में फंडिंग कर रही है। बलूचिस्तान में CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने खुसूसी एजेंसियां बनाई हैं। बलोच अलहदगी पसंद डॉक्टर अल्लाह नजर के रॉ के साथ राब्तों की तफसील भी दी। DGISPR ने इस मौके पर डॉक्टर अल्लाह नजर की ऑडियो टेप भी सुनाई। FIA ने चीनी बहरान और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मुकदमात में फ्रॉड, धोखाधड़ी समेत दीगर दिफात भी शामिल की गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। FIA ने चीनी बहरान और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ चीनी स्कैंडल समेत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात चल रही थी। दर्ज किए गए मुकदमे में धोखाधड़ी, फ्रॉड समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मुताबिक JDW के अकाउंट से 1.2 बिलियन रुपए कंपनी JKFSL मुंतकिल हुए। ये कंपनी जहांगीर तरीन के बच्चों की मलकियत है। JDW शुगर मिल्स ने सालाना
सालाना गोशवारों में गलत आदाद शुमार दिए। JDW ने JKSLF को 4.35 अरब में खरीदा था। दस्तावेज के मुताबिक इस डील से मुतालिक बोगस रिपोर्ट जमा कराई गई थी। JKSFL ने वजाहत की कि इसे दूसरा खरीदार नहीं मिला, जबकि JDW इसे धोखाधड़ी करके पब्लिक शेयर होल्डर्स के पैसों से डील खरीदी। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने मंसूबा बंदी से धोखाधड़ी की। दस्तावेज के मुताबिक जहांगीर तरीन JDW और अली तरीन JKSLF के CEO थे। असासों की खरीदारी का मामला एक ही दिन में तय कर लिया गया था। जहांगीर तरीन मुजरमाना खयानत और धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए। दूसरी जानिब FIA की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि शरीफ ग्रुप की जाली केस की खातों में 25 अरब जमा कराए गए। ये रकम 2008 से 2018 के दौरान जमा कराई गई थी। ट्रांजैक्शन रमजान और अल अराबिया शुगर मिल्स के मुलाजिमीन के अकाउंट्स में भी हुई। मुलाजिमीन ने एतराफ किया कि अकाउंट सुलेमान शहबाज की खुफिया ट्रांजैक्शंस के लिए खोले गए थे। FIA के मुताबिक मुश्ताक चीनी वाला ने बतौर सबूत चीनी की फरोख्त के खुफिया बही के लिए फराहम किए। इन खातों में रकूम इन अफराद ने भी जमा कराई जिनका चीनी कारोबार से लेन देन था। रकम जमा कराने वालों में सियासतदान, सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद शामिल थे। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को पार्टी टिकट के लिए 14 मिलियन के चेक दिए गए। रमजान शुगर मिल्स के चपरासी गुलजार के अकाउंट्स में कैसे गए ये मालूम नहीं। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को पार्टी टिकट्स के लिए 14 मिलियन के चेक दिए गए। रमजान शुगर मिल्स के चपरासी गुलजार के अकाउंट्स में ये कैसे गए ये नहीं मालूम। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और पाक आर्मी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 17 अरब रुपए से जायद मालियत की मंशियात बरामद कर ली है, जिसकी मालियत 17.275 अरब रुपए की लगभग है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोस्ट गार्ड और पाकिस्तानी आर्मी ने पसनी के इलाके शादी कोर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पहाड़ों में छुपाई गई 101 किलोग्राम क्रिस्टल और 2700 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक पकड़ी गई मंशियात की मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में तकरीबन 17.275 अरब रुपए के लगभग है। मंशियात बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी, ताहम फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कामयाब कार्रवाई पर एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। वाज़ेह रहे कि 3 रोज कबल भी पसनी के तंग बाजार में कोस्ट गार्ड्स ने रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 अरब रुपए मालियत की क्रिस्टल और हेरोइन बरामद की थी, जिसमें 173 किलोग्राम क्रिस्टल और 608 किलोग्राम हेरोइन शामिल थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक बार फिर से हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं इंशाअल्लाह हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया। इंशाअल्लाह मुल्तान जलसा भी अपने मुकर्ररा वक्त पे होगा। मरियम नवाज ने लिखा कि कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने ओछत कंडे इस्तेमाल कर ले, ये हमारे कारकुनों के जज्बे, हिम्मत और हौसले को पस्त नहीं कर सकते। जब नवाज शरीफ की तरह आवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हो तो 126 दिन का धरना भी नाकाम होता है, मगर जब सिलेक्टेड हो तो महज जलसों से टांगे कांपने लग जाती हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा ने कहा कि इतना खौफ है मुस्लिम लीग नून का कि हर जलसे से पहले वहाँ के रहनुमाओं पर क्रैक डाउन शुरू हो जाता है। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पोस्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड ने ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट्स और नए स्पेशल सेविंग अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी आयद कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पोस्ट के सुपरवाइजरी बोर्ड ने FATF के अहम मुतालबे को पूरा करते हुए मुल्क भर के जर्नल पोस्ट ऑफिस GPOs और तमाम डाकखानों में नए ऑर्डिनेंस, नए स्पेशल सेविंग अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी लगा दी है। नई सेविंग सर्टिफिकेट की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की गई है। ये पाबंदी 16 नवंबर से लागू होगी और ताहम सानी लागू रहेगी। पाकिस्तान पोस्ट ने तमाम GPOs और डाकखानों की इंतजामिया को नोटिफिकेशन इरसाल कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अकाउंट्स का तमाम लेन देन मैनुअल था। FATF ने इसे मुकम्मल ऑनलाइन और कंप्यूटराइज करने की शर्त रखी थी और GPOs के इस अकाउंट्स स्टेट बैंक के साथ ऑनलाइन और कंप्यूटराइज होने के बाद नए अकाउंट्स बहाल हो जाएंगे और नए सेविंग सर्टिफिकेट्स की फरोख्त भी शुरू हो जाएगी। मौजूदा अकाउंट्स बदस्तूर मामूल के मुताबिक लेन देन जारी रखेंगे। नागोर्नो काराबाग से बाहर देहातियों के आर्मीनियाई रिहायशियों ने आर्मीनिया जाने से कबल अपने मकानात को नजर आतिश कर दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे के मुताबिक
इख्तिताम हफ्ते तक मुतनाज़ इलाकों का कुछ हिस्सा अजरबैजान के हवाले करना है। अजरबैजान का जिला कलबजर, जो कई दहाइयों से आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों के जेर कंट्रोल था, के रिहायशियों ने गुज़िश्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर इस वक्त हिजरत का आगाज कर दिया जब इस इलाके को अजरबैजान के हवाले करने का ऐलान किया गया। आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों, जिन्हें आर्मीनियाई फौज की हिमायत हासिल थी, और अजरबैजान की फौज के दरमियान सितंबर में लड़ाई शुरू हुई, जो कमोबेश 6 हफ्तों तक जारी रही। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाई में आर्मीनिया के 2317 जंगजू मारे गए। ताहम अजरबैजान ने ताहाल अपने हलाक होने वाले फौजियों की तादाद के बारे में कुछ नहीं बताया है। जिला कलबजर में 6 के करीब मकानात को आग लगाई गई थी, जिनसे धुएं के बादल उठ रहे थे। एक रिहायशी ने खाली मकान में जलती हुई लकड़ियां और पेट्रोल फेंकते हुए कहा कि ये मेरा घर है, मैं इसे तुर्कों के हवाले नहीं कर सकता। आर्मीनिया के लोग अजरबैजानियों को अक्सर तुर्क कहते हैं। इनका कहना था कि हर कोई आज अपने मकानात को आग लगा देगा, हमें आधी रात तक का वक्त दिया गया है यहाँ से जाने के लिए। हमने अपने वालिदैन की कब्रों को भी हटा दिया है। अजरबैजानी हमारी कब्रों की बेहुरमती करेंगे, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके अलावा चारकतार के गिर्द जुम्मे को कम से कम 10 मकानात को नजर आतिश किया गया। एक हफ्ते कबल आज़री फोर्सेस के खिलाफ लड़ने वाले आरसीन ने इसी लिबास में जो उन्होंने लड़ाई के दौरान पहन रखा था। आरसीन ने कहा कि वो और इनके आर्मीनियाई साथी कुछ भी काबिल इस्तेमाल हालत में अजरबैजान के लोगों को नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि इन्हें इस मलबे से अपने मकानात बनाने होंगे। बाज़ आर्मीनियाई रिहायशियों ने मुमकिन तौर पर आखिरी बार और गाँव को जलता हुआ देखा। शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन से लोग वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन बाईपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाईपोलर डिसऑर्डर बुनियादी तौर पर एक ज़हनी आर्जा है जिसमें इंसान अपने मूड पर कंट्रोल नहीं रख पाता और इसके बाइस इंसान की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है। इसके अलावा इस बीमारी में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कैफियत भी पाई जाती हैं। तिब्बी माहिरीन ने बाईपोलर डिसऑर्डर की अलामात के दर्जात में तकसीम किया है। पहली किस्म में किसी का हद से ज्यादा पुरुमीद या बहुत ज्यादा बेचैन नजर आना, बहुत कम नींद लेकर भी भरपूर तवानाई महसूस करना, बहुत तेज तेज बोलना, बहुत ज्यादा मुंतशिर रहना, किसी भी चीज के असरात की परवाह नहीं करना शामिल हैं। दूसरी किस्म हाइपोमानिया और तीसरी किस्म डिप्रेशन की अलामात में नाउमीदी, उदासी, खालीपन, बेचैनी, तवानाई में कमी, बेतरतीब भूख या प्यास का बढ़ना या घटना, नींद ना आना, दिमाग का कमजोर हो जाना, खुद को हर चीज के लिए बढ़ाना और ठहराना और खुदकुशी जैसे ख्यालात शामिल हैं। इसके अलावा ये बीमारी भी कभी मुश्किल हालात, जहनी दबाव या जिस्मानी बीमारी के बाद भी शुरू हो सकती है। ये रिसर्च रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट यूके और डिपार्टमेंट साइकेट्री आगा खान यूनिवर्सिटी कराची की मुश्तरका काविश है। मुल्की मईशत को बड़ा झटका, तवानाई का गर्दिशी कर्जा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के वक्त 18 अगस्त 2018 को तवानाई का गर्दिशी कर्ज 1100 अरब रुपए था, जो 13 नवंबर 2020 को बतदरीज बढ़कर 2400 अरब रुपए तक चला गया है। ज़राए पानी और बिजली का कहना है कि गर्दिशी कर्ज बढ़ने के बायस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी का खतरा बढ़ गया है। वजारत पानी और बिजली के अंदरूनी ज़राए से पता चला है कि गर्दिशी कर्जे को नीचे लाने के लिए हुकूमत ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से 6 हफ्ते से जारी मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाया है, जिससे IPPs की बिजली सस्ती हो जाएगी, मगर इससे नए आने वाले निजी शोबे की IPPs के मालिकान में खदशात भी जन्म लेने लगे हैं। खासतौर पर चीन की अरबों डॉलर की सरमायाकारी से बिजली पैदा करने वाली कंपनियां, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी डैम बनाने वाली कंपनी थ्री गॉर्जेस, जिसने चीन में दुनिया का सबसे बड़ा 30,000 मेगावाट पन बिजली बनाने वाला डैम बनाया। इस कंपनी ने खदशा जाहिर किया है कि हम 7 बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारा क्या बनेगा। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी का तसलसल जारी, तहम रफ्तार इंतहाई सुस्त और हसास। कीमतों के इंडेक्स के लिहाज से हफ्तावार बुनियाद पर गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में सिर्फ 0.07% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 7.68% रही है। अलबत्ता 18 अशिया ज़रूरियात, जिनमें सब्जियां, प्याज, चिकन, आलू, LPG, अंडे, बीफ, जलाने की लकड़ी, चीनी, साबुन और वेजिटेबल घी शामिल हैं। महंगी और पेट्रोलियम मसनूआत और चिकन समेत 11 अशिया, टमाटर, दाल, मूंग, गुड़, दाल चना, दाल मसूर, लहसुन और चावल समेत दीगर अशिया सस्ती हुई हैं, जबकि 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के अदाद शुमार में बताया गया है कि 12 अक्टूबर 2020 को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान हसास कीमतों के अशारिया SPI के लिहाज से गुज़िश्ता साल
साल के इसी अरसे के मुकाबले में मुल्क में महंगाई की शरह 7.68% रही है। टमाटर की कीमतों में 2.75%, लहसुन की कीमतों में 1%, प्याज की कीमतों में 0.59%, दाल मूंग की कीमतों में 1.42%, गुड़ की कीमतों में 1.15% और दाल चना की कीमतों में 0.98%, आटे की कीमत में 0.47% और दाल मसूर की कीमतों में 0.26% कमी हुई है, जबकि चिकन की कीमतों में 10.63%, माचिस बॉक्स की कीमतों में 1.99%, हसास कीमतों के अशारिया के लिहाज से सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 9.30%, 17,733 रुपए से 22,858 रुपए माहाना आमदनी वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 8.76%, 22,000 या 29,517 रुपए माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 8.81%, 29,518 रुपए से 44,175 रुपए माहाना तक की आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 8.85% रही, जबकि 44,176 रुपए माहाना से जायद आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 6.84% रही। कोरोना वबा से निपटने के लिए बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान को जदीद मोबाइल लेबॉर्ट्री का तोहफा दे दिया। फ्यूचर लैब्स नामी इस लेबॉर्ट्री में पीसीआर और कोविड-19 आरटी टेस्टिंग की सहूलत मैसर होगी। बरतानिया ने कोरोना से बरवक्त मुकाबले के लिए पाकिस्तान को तोहफतन लेबॉर्ट्री दे दी है, जिसका नाम फ्यूचर्स लैब है। फ्यूचर लैब्स मोबाइल लेबॉर्ट्री एक ऐसी लेबॉर्ट्री है जो बायो सेफ्टी दर्जा 2M+ और ISO के मयार के मुताबिक है और इसमें पीसीआर और कोविड-19 आरटी टेस्टिंग की सहूलत मैसर है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टल टर्नल ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जदीद लेबॉर्ट्री पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अवामी राबतों को मजीद फरोग देने के लिए है और इसके अलावा बरतानिया कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन की तैयारी भी कर रहा है और आलमी सतह पर तकसीम करने के लिए कोशा है। इस मौके पर पाकिस्तान के एजाजी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी ने बरतानवी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबे-जात में बेहतरीन ताउन मौजूद है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की शरह 97% से जायद है, ताहम कोरोना के देरपा असरात से माहिरीन को परेशान करके रख दिया है। माहिरीन का कहना है कि इसके देरपा असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, जो निहायत ही तशवीशनाक हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज के नाम जारी कर दिए। क्रिस्टोफर मिलर ने अपने पहले बयान में कहा कि तमाम जंगों के खात्मे का वक्त है, अब अमरीकी फौजियों के घर वापसी का भी वक्त शुरू हो गया है। इनका मजीद कहना था कि अमरीकी हुकूमत अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी फौजियों के इनखला का अमल तेज कर देगी, क्योंकि जंगों का खात्मा समझौता और साथ मांगता है। वज़ीर दिफा का कहना था, हमने बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला किया और दुनिया में अमन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया। इस मामले में फौजियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अब घर वापसी की सूरत में उनको फल मिलने का वक्त है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां साल के आगाज पर अमरीकी फौज के इनखला का ऐलान किया था, जिसके बाद तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदा भी तय पाया, जिसके तहत अब दोनों फरीकैन एक दूसरे को निशाना नहीं बनाते। अक्टूबर में अमरीकी अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने कहा था कि बरसों से खाना जंगी के शिकार अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला मशरू होगा। उन्होंने शर्त बयान करते हुए बताया कि अमरीकी अफवाज का इनखला तशद्दुद में कमी और रवां बरस फरवरी में तालिबान से होने वाले मुआहदे पर मुनहसर है। उन्होंने कहा था कि अमरीका बहुत जिम्मेदारी के साथ जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के वजीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर ने अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक में तैनात अमरीकी फौजियों की जल्द वापसी का ऐलान कर दिया। अमेरिका में होने वाली एक नई तिबी तहकीक के मुताबिक कोविड-19 बीमारी को शिकस्त देने वाले अफराद को कई माह बाद भी तिबी और माली मुश्किलात का सामना हो सकता है। ये तहकीक एक अमरीकी तिबी जरीदे में शाया हुई है। मिशिगन यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम की इस तहकीक में कोविड-19 के ऐसे 488 मरीजों का जायजा लिया गया, जो मिशिगन के अस्पतालों में जेर इलाज रहने के बाद डिस्चार्ज हो चुके थे। 16 मार्च से 1 जुलाई के दौरान अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले इन अफराद का जायजा 2 माह बाद लिया गया। तहकीक के मुताबिक 1/3 अफराद ने तिबी मसाइल जैसे खांसी के साथ नए या पहले से बदतर अलामात और सूंघने या चखने की हिस्स से मुसलसल महरूमी के बारे में बताया। लगभग 50% मरीजों का कहना था कि वो इस बीमारी के बायस जज्बाती तौर पर मुतासिर हुए, जबकि 28% ने ज़हनी सेहत के मराकज़ के लिए रुजू किया। 36% ने अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद मामूली माली मुश्किलात के
सामने को रिपोर्ट किया, जबकि 40% अपनी मुलाजमतों से फारिग या इतने कमजोर हो गए कि काम पर वापस नहीं जा सके। मुहक्किकीन का कहना है कि इस बीमारी को शिकस्त देने वाले बेशतर अफराद के लिए मामूल की सरगर्मियां बहाल करने की सलाहियत जिस्मानी और जज्बाती अलामात के बायस कमजोर हो जाती है, जबकि माली नुकसानात भी आम हैं। इस तरह की मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स हालिया महीनों के दौरान सामने आई हैं और ऐसे मरीजों की अलामात को लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। सऊदी अरब में अब कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाने और दरख्त काटने पर सख्त सजाओं का ऐलान किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में सऊदी अरब में 2030 सऊदी अरब विजन का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत मुल्क में माहौलियाती पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पहला मंसूबा अप्रैल 2021 तक खत्म होगा, जिसे मंसूबे को चलो सरसब्ज बनाए का नाम दिया गया है। ताहम सऊदी अवामी कानून साजिदारों ने अपनी एक ट्वीट में कहा, दरख्तों का काटने, जड़ी बूटियों, नबातात और पौधों को जड़ से उखाड़ने, पत्तों और तनों को नोचने, चीरने और छीलने, इन्हें मुंतकिल करने और इनकी मिट्टी को हटाने वाले मुजरिमों को ज्यादा से ज्यादा सजा और जुर्माना आयद किया जाएगा। इस तरह सऊदी वजीर बराए माहौलियात अब्दुर्रहमान फजली ने भी गुज़िश्ता हफ्ते इस मंसूबे की तफसीलात बयान की थी। इससे कबल शाह महमूद सुलेमान भी 2016 में ये कह चुके कि सऊदी अरब को माश के लिए तेल की आमदनी पर अपना इन्हिसार कम करना होगा। सऊदी अरब में अब कुदरती माहौल को नुकसान पहुँचाने और दरख्त काटने पर सख्त सजाओं का ऐलान किया गया है। ये सजा ज्यादा से ज्यादा 10 बरस कैद और 3 करोड़ सऊदी रियाल जुर्माने की सूरत में भी लागू की जा सकती है। सऊदी अरब के माहौलियाती मंसूबे में रिसाइकलिंग, सब्जा उगाने और शहर आजादी के खात्मे पर जोर दिया गया है। जर्मनी में मसाजिद पर हमला करने वाले यूरोपीय इंतहा पसंद गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना यह है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काले कानून बनाने वाले गोरे दहशतगर्दों के खिलाफ कौन सा कानून बनाएंगे। यूरोपीय ममालिक में इस वक्त इस्लामोफोबिया का भूत उरूज पर है और वहाँ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के साथ मुख्तलिफ कवानीन भी नाफिज किए जा रहे हैं। फ्रांस के इकदाम और वाकयात सारी दुनिया के सामने हैं और अब इस फहरिस्त में और यूरोपीय ममालिक भी शामिल होते जा रहे हैं। ताहम ताज़ा तरीन खबर ये है कि जर्मनी में एक ऐसा ग्रुप पकड़ा गया है जो मुसलमानों पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबा साजी में मसरूफ था। जर्मनी में मसाजिद पर मुसल्लह हमलों और मुसलमानों को बड़ी तादाद में कत्ल या जख्मी करने की साजिश के इल्जाम में 12 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जर्मन में प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये अफराद मसाजिद पर हमलों में मुसलमानों को कत्ल या जख्मी करके मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे। हुकाम का कहना है कि इस ग्रुप में 11 लोग शामिल हैं और एक शख्स ने इनको फंड देने का वादा किया था। मुलजिमान साजिश तैयार करने के लिए बाकायदगी से मुलाकातें करते रहते थे। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए इनको 50,000 यूरो का असलहा दरकार था, जिसमें हजारों यूरो देने का वादा एक शख्स ने किया था। जर्मनी के जुनूब मशरिकी शहर स्टटगार्ट में प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि ये तमाम मुश्तबा अफराद जर्मन शहरी हैं। इनमें से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है और सिर्फ एक मफरूर है। एक मुश्तबा मुलजिम दौरान हिरासत मर गया था, लेकिन फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका है कि इसके किन हालात में मौत वाक़ हुई थी। जर्मनी में हालिया बरसों के दौरान दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर मुतादिद हमले किए हैं। जर्मनी के इंतहा पसंद खुफिया ग्रुप नेशनल सोशलिस्ट ग्रुप के अरकान पर 2018 में तुर्क नस्ल के अफराद के कत्ल के इल्जामात के फर्द जुर्म आयद की गई थी। इस ग्रुप के मुसल्लह अरकान ने एक अशरे तक तुर्क नस्ल के अफराद पर हमले जारी रखे। गुज़िश्ता साल दाएं बाजू के एक मुसल्लह इंतहा पसंद ने मशरकी जर्मनी में हमला करके 2 अफराद को कत्ल किया था। ताहम देखना ये है कि जहाँ तमाम यूरोपीय ममालिक मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने और काले कानून नाफिज करने के लिए सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, वहाँ वो अपने ममालिक के शिद्दत पसंद लोगों के साथ क्या सलूक रवा करेंगे और इन्हें सदा देने के लिए कानून साजी करेंगे या नहीं। अदाकारा और मॉडल सायरा यूसुफ और शहरयार मुनव्वर की हाल ही में किए गए बोल्ड फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और इनकी मद्दाहों की जानिब से इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में सायरा यूसुफ और शहरयार मुनव्वर एक मैगजीन के लिए किए गए फोटोशूट में नजर आए। फोटोशूट में सायरा यूसुफ के लिबास और बोल्ड स्टाइल सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बन रहा है। लोग सायरा यूसुफ को बेहद पसंद करते हैं और जब से उनकी शहरों सब्जवारी के साथ तलाक हुई है, सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों की हमदर्दियां सायरा यूसुफ के साथ हैं। लिहाजा इस फोटोशूट ने सायरा के मद्दाहों को मायूस करके रख दिया है और बहुत से लोगों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि सायरा यूसुफ आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। सायरा और शहरयार के फोटोशूट पर लोगों ने गुस्से का इजहार करते हुए कई तबसरे किए। जहां बोल्ड फोटोशूट के बाइस सायरा यूसुफ पर तनकीद की जा रही है, वहीं कुछ लोग इनकी हिमायत में भी सामने आए हैं।
اداکار شمون عباسی نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے اور پاکستان شوبز انڈسٹری کی بحالی کے لیے نئی پالیسیاں بنانے کا عزم کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمون عباسی نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاستدان جوائن نہیں کیا، بلکہ میں نے میڈیا انڈسٹری کو مزید ترقی دینے اور اس کی بحالی کے لیے جوائن کیا ہے۔ شوبز انڈسٹری کے حوالے سے ہم نے کچھ نئی پالیسیاں بنائی اور انہیں حکومت کو بھیجا، جنہیں حکومت نے قبول کر لیا اور ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ شمون عباسی نے وزیر اعظم عمران خان کا انہیں سپورٹ کرنے کے لیے شکریہ بھی ادا کیا۔ شمون عباسی نے شوبز انڈسٹری کی پالیسیوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری انڈسٹری میں قواعد و ضوابط کی کمی ہے، چونکہ یہاں کوئی باضابطہ معاہدے نہیں ہوتے، لہٰذا ادائیگیوں کے بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اسے قانونی مسئلہ بنائیں گے۔ اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے ایک شعبہ بنایا جا رہا ہے جو بغیر نوٹس سیشن کا دورہ کرے گا۔ شمون عباسی نے شوبز انڈسٹری کی پالیسیوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری انڈسٹری میں قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں کوئی باضابطہ معاہدے نہیں ہوتے، لہٰذا ادائیگیوں کے بھی بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پروڈیوسر کسی کو بغیر معاہدے کے ملازمت پر رکھتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ شمون عباسی نے اداکاروں، پروڈیوسرز اور تکنیکی ماہرین پر مشتمل منعقد ہونے والے اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، اس اجلاس میں ہر ایک نے اپنے تحفظات اور شکایات درج کرائیں۔ شوبز انڈسٹری میں جو سب سے عام شکایت سامنے آئی وہ پیسوں کی ادائیگی وقت پر نہ ہونا، یا پھر اداکار نے پیسے لیے اور پھر پروڈیوسرز کو درمیان میں ہی لٹکا دیا، اس طرح کی شکایت سامنے آئی، لہٰذا ان چیزوں کو سب سے پہلے دیکھنے اور مؤثر نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ شمون عباسی نے بتایا کہ انہوں نے حکومت کو تجویز دی کہ وہ کچھ منصوبوں پر سرمایہ کاری کریں، روایت، ثقافت، اسپورٹزم، مذہب یا تاریخ، جس منصوبے پر چاہیں فنڈز مہیا کریں۔ انہوں نے اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ سینما کی بحالی کے لیے نئے اور تازہ دم کہانیوں کی ضرورت ہے۔ شمون عباسی نے او ٹی ٹی پلیٹ فارم، اسٹریمنگ ویب سائٹس کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ مقامی مواد کو فروغ دینے کے لیے ٹی ٹی پلیٹ فارم استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا مواد لوگوں کو دکھایا جائے۔ شمون عباسی نے کہا کہ ہمارے بہت سے باصلاحیت اداکاروں کی خدمات باہر کے ممالک میں حاصل کی جا رہی ہیں اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم انہیں کوئی ایسا مقامی پلیٹ فارم مہیا نہیں کر پا رہے جہاں وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں۔ گہرے کالے اور سرمائی بادلوں نے ضلع اٹک، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ، حویلیاں اور چترال سمیت دیگر علاقوں میں موسم سرما کی بارش سے دن میں رات کا سما، دوسری جانب بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث رابطہ، سڑکیں بند اور سردی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اٹک میں شدید بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت مزید نیچے گر گیا، جبکہ بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب طویل خشک سالی کے بعد ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی اور حویلیاں میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی، جبکہ گلیات میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جو آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے سے جاری رہے گی۔ اتوار کے روز نتھیا گلی میں درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ اور ایوبیہ میں 5 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور سوات کے علاقے مہوڈنڈ اور پہاڑوں پر 2 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ کالام اور مالم جبہ میں بھی 1 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں گزشتہ 2 روز سے مسلسل بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کے روز چترال ٹاؤن میں تقریباً 3 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب غزر کی بالائی تحصیل پھنڈر میں بھی برفباری ہوئی، جس کے باعث متعدد علاقوں کی رابطہ سڑکیں متاثر ہوئی ہیں۔ غزر میں درجہ حرارت انتہائی گر جانے کے باوجود گلگت بلتستان کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔